नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इम्पीचमेंट मोशन का नोटिस दिया है। किसके? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के। इस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब ममता बनर्जी क्यों हटाना चाहती हैं, इम्पीचमेंट मोशन लाना चाहती हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, ये तो सबको मालूम है। सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों लाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस को अपनी बेइज्जती कराने का शौक है और ये शौक राहुल गांधी के कमान में आने के बाद से और ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए, हर वो मुद्दा या तो कांग्रेस खुद लाती है या दूसरे उसके साथी दल लाते हैं जिसमें कांग्रेस की बेइज्जती हो। कांग्रेस के अतीत के पन्ने खोलकर रखे जाएं, उसके जो पाप हैं वो सबके सामने लाए जाएं। अभी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या उनको हटाने का मोशन लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल। नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इतनी बेइज्जती सदन के अंदर मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कब हुई थी, और उसके अपने ही कर्मों के कारण। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। अब आप देखिए कि ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा है तृणमूल कांग्रेस का। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को घास नहीं डालती। हालांकि इंडी गठबंधन में दोनों हैं, लेकिन ममता बनर्जी सीटों का तालमेल भी नहीं करती पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के साथ। एक भी सीट देने को तैयार नहीं होती, न तो लोकसभा में न ही विधानसभा में, और पूरी कोशिश करती हैं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में खड़ी न होने पाए। लेकिन उन्हीं ममता बनर्जी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है। तो इसी को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पश्चिम बंगाल में SIR जो चल रही है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसका विरोध शुरू से ममता बनर्जी कर रही है। बल्कि जब से बिहार में शुरू हुआ तब से उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है CEC के खिलाफ। तो CEC को उन्होंने निशाना बनाया है। आप ममता बनर्जी की राजनीति पर अगर जरा ध्यान से नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी जब भी संकट में फंसती हैं तो वो 2-3 काम करती हैं। एक जो सबसे उनका अभी तक का सफल फॉर्मूला रहा है वो है तमाशा, सड़क पर उतरकर लड़ना, ड्रामा करना और सामान्य जनजीवन में, प्रशासन में हर स्तर पर अवरोध पैदा करना। ये उनकी राजनीति की खूबी रही है और इसी के जरिए वो हमेशा सफलता पाती रही है। आप याद कीजिए CPM के ज़माने का, लेफ्ट फ्रंट के ज़माने का, सिंगूर और नंदीग्राम को उन्होंने मुद्दा बनाया, लोगों को ये समझाया पश्चिम बंगाल के कि ये जो आर्थिक नीति है CPM की वो आपके लिए अच्छी नहीं है, और लोगों को कन्विंस कर लिया। नतीजा क्या हुआ? कोई इंडस्ट्री नई पश्चिम बंगाल में गई नहीं जब से ममता बनर्जी बनी है मुख्यमंत्री। हालांकि उससे पहले भी नहीं गई। उस समय इंडस्ट्री आने को तैयार थी। टाटा सिंगूर का प्लांट लगा रहे थे नैनो का, वो उठाकर गुजरात ले गए। नुकसान किसका हुआ? पश्चिम बंगाल के लोगों का। पश्चिम बंगाल के युवाओं को नौकरी मिलती, वहाँ रोजगार के अवसर बनते, प्रदेश का विकास होता, आर्थिक स्थिति सुधरती। ये सब नहीं होने दिया ममता बनर्जी ने। 2021 का चुनाव याद कीजिए विधानसभा का। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी बता दिया। कैंपेन चलाया बाहरी बनाम बंगाली का, और उसके बाद उनको लगा कि इससे भी काम नहीं चलेगा तो घायल हो गई। अब सही में हुई कि नाटक किया ये कोई नहीं जानता। तो पूरा चुनाव उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर लड़ा और चुनाव नतीजा आते ही व्हील चेयर छूट गई। ममता बनर्जी ये इस तरह का ड्रामा करने में उनको महारत हासिल है। लेकिन कांग्रेस को इसमें क्या मिलने वाला है? उन्होंने इस चुनाव से पहले, उनकी स्थिति बड़ी खराब है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उनकी जो स्कीम्स हैं उससे भी लोग अब उब चुके हैं। हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हीं ममता बनर्जी की मदद के लिए तैयार है।
तो कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार हो जाता है, इम्पीचमेंट मोशन, तो कांग्रेस का सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा कि कब कब कैसे कैसे लोगों को उसने मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनाया, कैसे उनका चयन हुआ, वो लोग कहाँ गए, किसको राज्यसभा भेजा, किसको मंत्री बनाया, ये सब कांग्रेस के खिलाफ खुलेगा, ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं। क्योंकि केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार कभी नहीं रही कि वो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सके। कांग्रेस कह रही है कि आ बैल मुझे मार। ममता बनर्जी जो करना चाहती हैं, उनका उद्देश्य है एक साथ कांग्रेस और लेफ्ट दोनों को और ज़्यादा डिस्क्रेडिट कर देना, और अपने तमाशे के जरिए वो पश्चिम बंगाल के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल ये जो चुनाव आयोग है और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपका वोट छीनना चाहते हैं। क्या सीपीएम और कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है? एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो हाई कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी अपना खेल खेल रही है और उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है बड़ी आसानी से। इसी को कहते हैं कि खुली आंखों से गड्ढे में कूद जाना। वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हालांकि आप मानकर चलिए कि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबको हटाने का एक ही तरीका है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। महाभियोग के जरिए ही इनको हटाया जा सकता है। ऐसी कोशिशें कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। कांग्रेस जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए करती है। आपको याद होगा राम जन्मभूमि के मुद्दे पर उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो सुनवाई करना चाहते थे, तो सुनवाई न कर सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको धमकी दी इम्पीचमेंट मोशन लाने की। जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तब भी नोटिस दिया धमकाने के लिए। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम डे टू डे जो है हियरिंग करेंगे और इसका फैसला, उनका रिटायरमेंट होने वाला था, उनका रिटायरमेंट से पहले इसका फैसला कर देंगे इस केस का। कांग्रेस ने फिर कोशिश की। ये अलग बात है कि रंजन गोगोई उस दबाव में आए नहीं और सरकार भी दबाव में आई नहीं। उस प्रस्ताव को, उस नोटिस को सरकार ने विचार के लिए भी, सरकार यानी सभापति ने, राज्यसभा में दिया गया था, सभापति ने विचार के लिए भी स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। उस समय सभापति थे वेंकैया नायडू, और मैंने आपको किस्सा बताया था। और उससे पहले जस्टिस मिश्रा जब सीजीआई थे तो उनको भी ऐसी धमकी दी गई थी, तो उन्होंने सरकार को एक तरह से चेतावनी दी थी। बात थी ये रविवार की। उन्होंने कहा सोमवार को मैं सुप्रीम कोर्ट तभी जाऊंगा, वो नोटिस उससे पहले अस्वीकृत हो जाएगा। वेंकैया नायडू उस समय हैदराबाद में थे, संडे को ही बुलाया गया उनको, और उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों का जो नोटिस था उसको रद्द किया। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले दिन सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उन्होंने राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई नहीं की, डर गए। तो कांग्रेस ये करती रही है। ममता बनर्जी इस बार बहुत बुरी तरह घिर गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण की उन्होंने पराकाष्ठा कर दी है। पश्चिम बंगाल में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, लेकिन हिंदू सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और उनका जो कोर वोट था बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है। उसका उनको बड़ा कष्ट है। पहले उन्होंने घोषणा की थी कि किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम नहीं कटने देंगे, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या भागकर चली गई वापस बांग्लादेश। अब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, वो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उनको ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए आप देखिए कि उनका जो हमलावर रुख है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चुनाव आयोग के खिलाफ है। तो चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। उनको लगता है कि अगर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, जनता की नज़रों में संदिग्ध बना दिया, वो लोगों को डरा रही है, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को, ये चुनाव आयोग आपका वोट काटना चाहता है, आपका वोट का अधिकार छीनना चाहता है। अभी तक इसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों को क्या कहेंगे जो ममता बनर्जी की इस मुहिम में साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी के अलावा मान लीजिए ऐसा, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, न ये नोटिस स्वीकार होने वाला है, न इस पर चर्चा होने वाली है, लेकिन नोटिस दिया गया है, इसकी चर्चा हो रही है, मीडिया में हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है और दूसरे मंचों पर होगी, संसद में नहीं होगी इस पर चर्चा। हालांकि इसको उठाने की कोशिश कांग्रेस और टीएमसी की और उनके साथी दलों की ओर से होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कह रहे हैं, एक काल्पनिक सवाल, एक काल्पनिक स्थिति की बात कर रहे हैं, अगर चर्चा के लिए ये नोटिस स्वीकार हो जाता तो इससे कांग्रेस पार्टी को क्या मिलने वाला था? जो भी मिलता वो ममता बनर्जी को मिलता। जैसे उनको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट उनके जाने से कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो काला कोट पहन कर गई अपने मतदाताओं को संदेश देने के लिए, घुसपैठियों को संदेश देने के लिए, फर्जी मतदाताओं को संदेश देने के लिए, देखो तुम्हारे लिए मैं कितनी लड़ाई लड़ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, मतलब उन्होंने वहाँ जो कुछ कहा उनको बोलने ज़रूर दिया, लेकिन उसके अलावा उनके कहे पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके अनुसार कोई फैसला नहीं हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये धमकी ज़रूर दी, अगर आप धमकी कहना चाहें, बल्कि चेतावनी दी। एसआईआर की प्रक्रिया में किसी तरह का अवरोध पैदा किया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ममता बनर्जी के लिए सीधी चेतावनी थी, ये नाटक बंद कर दीजिए। लेकिन नाटक बंद कर दें तो ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उनका नाटक तो चालू है, वो नाटक कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था की है, जिस तरह से जुडिशियल ऑफिसर्स को लगा दिया है, ममता बनर्जी अपने ऑफिसर्स को काम नहीं करने दे रही थी, जो कर रहे थे वो गड़बड़ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, चुनाव आयोग परेशान था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल ऑफिसर्स को इस काम में लगाया जाए, सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सर्विंग और रिटायर्ड दोनों, और कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। अब ममता बनर्जी की यहाँ भी नहीं चल रही है। तो ममता बनर्जी कुल मिलाकर 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पूरे चुनाव आयोग को बंगाल की जनता की नज़र में खलनायक के रूप में पेश करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल इसमें उनकी मदद कर रहे हैं। जो मदद कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है पश्चिम बंगाल के एसआईआर से, कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस और बीजेपी में से किसी एक को पहले खत्म करने का अगर ये विकल्प होगा तो ममता बनर्जी पहले कांग्रेस को खत्म करेगी। हालांकि कांग्रेस पहले ही खत्म हो चुकी है वहां से। यही हाल सीपीएम का है वहां पर। तो ममता बनर्जी मुझे लगता है अपने राजनीतिक जीवन का, चुनावी राजनीतिक जीवन का आखिरी नाटक खेल रही है, आखिरी तमाशा कर रही है। और कांग्रेस की स्थिति देखिए कि जिस नेता ने, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को खत्म किया, उसी के साथ खड़ी है। तो कांग्रेस को अपनी बर्बादी और अपनी बेइज्जती, ये दोनों कराने का बड़ा शौक है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को समझ में नहीं आता ये बेइज्जती है या बर्बादी है या दोनों है। उनको इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब किस बात से है कि कोई ऐसा मुद्दा हम उठाएं या दूसरे उठाएं जिससे हमको मीडिया में चर्चा में रहने का मौका मिले। अगर मान लीजिए कांग्रेस इस मुद्दे पर समर्थन नहीं करती तो कौन चर्चा करता कांग्रेस पार्टी की। तो ममता बनर्जी के बहाने कांग्रेस की भी चर्चा हो जाए, इसलिए कांग्रेस साथ हो गई। दोनों को मालूम है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसमें तो मतदान की या चर्चा की नौबत भी नहीं आने वाली है, ये नोटिस कभी स्वीकार ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को इन सब बातों से कोई मतलब है नहीं। उनको हर समय, और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हर दिन एक नया नाटक खड़ा करना है, एक नया ड्रामा खड़ा करना है। और इसकी वो माहिर हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और ये कोशिश वो करती रहेंगी मतदान के आखिरी दिन तक। इससे वो पीछे हटने वाली नहीं है। और इस मामले में इस देश में कोई राजनेता उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस तरह के टोटके बार बार आपको सफलता नहीं दिला सकते।
पश्चिम बंगाल में ज़मीनी स्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। ये न तो 2011 है, न 2021 है, ये 2026 है। और ममता बनर्जी की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल की राजनीति में जितनी भी रही है, उस पूरे दौर को अगर आप देखें तो उनकी लोकप्रियता इस समय लोएस्ट एब पर है। और इससे निकलने का रास्ता ममता बनर्जी को मिल नहीं रहा है। वो एसआईआर के खिलाफ, पहले एसआईआर शुरू हुआ तो उन्होंने घोषणा की कि होने ही नहीं देंगे। चुनाव आयोग पर दबाव डाला कि बंद कीजिए इसको। हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, कहीं से राहत नहीं मिली। तो अब वो कह रही हैं कि दरअसल ये पश्चिम बंगाल के लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश है। तो इस समय उनके लिए चुनावी मैदान में सबसे बड़ा खलनायक अगर कोई है तो भाजपा, कांग्रेस या सीपीएम नहीं, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो ममता बनर्जी के इस तमाशे की, इस नाटक की, उसकी भी सीमा आ गई है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? एक बार फिर बेइज्जती कराने के लिए तैयार है। भले ही संसद में इस पर चर्चा ना हो, लेकिन मीडिया में, राजनीतिक हलकों में जरूर चर्चा होगी कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे कैसे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को राज्यसभा में भेजने, उनको मंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, नाम भी बताता हूं, नवीन चावला, जिसके बारे में शाह कमीशन ने कहा था कि ये व्यक्ति किसी जिम्मेदार पद पर रहने लायक नहीं है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट आती, उससे पहले जनता पार्टी की सरकार गिर गई। नवीन चावला 10 जनपद के बड़े प्रिय थे। और उन्हीं के समय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जब वो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को, मेरे साथी चुनाव आयुक्त हमारी गोपनीय बैठकों में से बीच में उठकर बाथरूम जाने के बहाने उठते हैं और जाकर कांग्रेस के नेताओं को फ़ोन करते हैं और उनको सारी सूचनाएं देते हैं। इससे बड़ा आक्षेप, इससे बड़ा दोषारोपण और क्या हो सकता है? लेकिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो राष्ट्रपति ने भी कुछ नहीं किया, कर नहीं सकते थे। कांग्रेस के करने का सवाल नहीं। तो कांग्रेस ने सजा देने की बजाय उनको पुरस्कृत किया, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। ये है कांग्रेस के पापों का एक छोटा सा नमूना। कांग्रेस खुद ही अपने पापों का घड़ा समय समय पर फोड़ने का मौका देती रहती है। इस बार उसका जरिया बनी है ममता बनर्जी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।